हाय एवरीवन। तो देखते हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि क्लास 10th का है, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो देखिए ये टॉपिक जो है ये हिस्ट्री की आपका चैप्टर है एंड काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ऑफ कोर्स एग्ज़ाम में तो इस टॉपिक से आता ही आता है बिकॉज दिस चैप्टर रियली फोकस ऑन द हिस्ट्री ऑफ आवर ओन कंट्री इंडिया। तो काफ़ी कुछ है, मतलब इस चैप्टर से 100% आपके एग्ज़ाम में आता ही है। और अपने कंट्री की हिस्ट्री हम नहीं जानेंगे तो फिर अपनी कंट्री में कैसे ही रहेंगे ना, क्योंकि जब आपको अपनी कंट्री का इतिहास ही नहीं पता तो फिर आप आगे आप यूथ हैं तो फिर हम कैसे ही अपनी कंट्री को आगे बढ़ाएंगे। तो उसके लिए ऑब्वियसली वी शुड हैव आइडिया कि कैसे उस टाइम पे गांधी जी ने ब्रिटिशर्स से हमें आज़ादी दिलवाई थी, क्या क्या उन्होंने प्लान्स बनाए थे, क्या क्या काम किया था, कैसे हमें जो हम एक कॉलोनी हुआ करते थे उससे एक इंडिपेंडेंट कंट्री उभर के आए। तो काफ़ी कुछ मेहनत लगी थी, ऐसा नहीं था कि गांधी जी आए और उन्होंने बोला और हम आज़ाद हो गए, नहीं, बहुत कुछ किया था उन लोगों ने और काफ़ी कुछ हमारा इंडिया सफ़र भी हुआ था और बहुत मेहनत लगी थी। तो इस चैप्टर में वही सब पता करेंगे कि है क्या। तो नेशनलिज्म इन इंडिया, पहली बात है नेशनलिज्म क्या होता है। देखिए नेशनलिज्म होता ही वही है कि जब हम अपनी कंट्री के लिए अपने अपने देश के लिए जब हम खड़े होते हैं या उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, जब हम अपनी कंट्री के लिए अच्छा बुरा सोचते हैं, विच इज़ नेशनलिज्म। तो अब हम क्योंकि इंडियंस हैं तो हम ऑफ कोर्स नेशनलिज्म इन इंडिया ही पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्या क्या है। क्या देखिए ये नेशनलिज्म इन इंडिया करीब 1913 से स्टार्ट होता है। 1913 से 21 के बीच में काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। इस टाइम पे लगभग वर्ल्ड वॉर वन भी स्टार्ट हो गया था, मतलब स्टार्ट होने वाला था। 1914 टू 1980 वर्ल्ड वॉर वन का टाइम है। तो इस टाइम पे इश्यूज शुरू हो गए थे वर्ल्ड वॉर वन के। तो क्या हुआ कि यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया था डिफेंस एक्सपेंडिचर, मतलब डिफेंस पे काफ़ी खर्च बढ़ाना पड़ा था सरकार को। सबको पता है कि उस टाइम पे इंडिया गुलाम था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हम गुलाम थे। तो ब्रिटिश के ही जो ब्रिटिश थी उसी वो भी वर्ल्ड वॉर में शामिल थी एंड इसीलिए अब जाहिर सी बात है कि इंडिया पे उनका राज था, तो फिर यहाँ से वो सोल्जर्स ले रहे थे। तो उन्होंने डिफेंस पे काफ़ी ज़्यादा खर्च किया, मतलब इक्विपमेंट्स मंगाना, सोल्जर्स को ट्रेन करना। तो अचानक से ही डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया था। उन्होंने जो भी प्राइसेस बढ़ा दिए थे चीज़ों के, फोर्स रिक्रूटमेंट किए गए रूरल एरिया से लोगों को उठा उठा के उनको भी आर्मी की तरह तैयार किया गया कि भाई हाँ ये लोग भी वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश की तरफ से लड़ेंगे, मतलब हमारे लोग इंडियंस लोग और हमारा ना कोई लेना ना देना वर्ल्ड वॉर से, पर हम लड़ेंगे जस्ट बिकॉज क्योंकि हम कॉलोनी थे उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के अंदर, हम कैद बंद थे, इसलिए तो इन रूरल एरिया से इंसान लोगों को उठाया गया और उनको फोर्स रिक्रूटमेंट दिया गया, मतलब वो लोग भी वर्ल्ड वॉर में शामिल होंगे एज एन डिफेंस। ठीक है। और भी प्रॉब्लम्स उस टाइम पे हो रही थी इंडिया के अंदर, जैसे क्रॉप फेलियर देखने को मिला, काफ़ी चीज़ें जो उग रही थी वो सब फेल हो रही थी ड्यू टू मेनी रीजंस, है ना। और अब जाहिर सी बात है कि वॉर का टाइम था, इतने सारे बम्स वगैरह का यूज़ हो रहा था, उससे भी एटमॉस्फेयर ख़राब हो रहा था, इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा था, वो भी एक कारण था क्रॉप फेलियर का। फेमाइंस और एपिडेमिक्स काफ़ी भारी मात्रा में देखने को मिले, भूखमरी और महंगाई वगैरह बहुत कुछ बढ़ गया था। 1915 में गांधी जी वापस आते हैं 1915 में इंडिया। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। गांधी जी बैरिस्टर है, सबको पता है। तो गांधी जी साउथ अफ्रीका में वहाँ पे जब गए थे तो उन्होंने वहाँ पे भी जो ब्लैक्स के साथ गलत होता था कलर रेस के बेस पे, तो उसको उन्होंने वहाँ पे ख़त्म किया था थ्रू सत्याग्रह मूवमेंट, और उसी के थ्रू इंडिया में भी वो हमें इंडिपेंडेंस दिलाते। मतलब गांधी जी पूरे नॉन वायलेंस इंसान थे। तो जब वो 1915 में इंडिया वापस आते हैं तो यहाँ पे भी वो सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, और ये सत्याग्रह उन्होंने साउथ अफ्रीका में भी टेस्ट किया था और वहाँ पे सक्सेसफुल रहा था, जिसके थ्रू अफ्रीका को आज़ादी मिल गई थी, मतलब उनको उनके राइट्स दे दिए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। तो फिर अब क्या होता है कि जब आते हैं सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले सत्याग्रह बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट से शुरू होता है। देख लो भाई, बिहार को बुरा कहने वाले, सबसे पहले बिहार से ही इंडिपेंडेंस की शुरुआत होती है। तो चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार के 10 अप्रैल 1917 1917 से शुरू होता है। फिर यहाँ पे आखिर क्या इशू होता है? यहाँ पे ये इशू होता है ना कि प्लांटेशन सिस्टम ब्रिटिशर्स ने लगाया होता है। प्लांटेशन सिस्टम क्या होता है कि यहाँ पे ज़बरदस्ती वो जो है चंपारण डिस्ट्रिक्ट के फार्मर्स को ब्रिटिशर्स ने कह दिया था कि आपको इंडिगो उगाना है। इंडिगो एक इंक जैसा क्रॉप होता है, उसको उगाते हैं और उससे फिर कपड़े में डाइंग वगैरह का काम होता है उससे।
तो अब इस टाइम तक क्योंकि जर्मनी में आर्टिफिशियल सिंथेटिक उन्होंने इंडिगो बना लिया था आर्टिफिशियल, तो फिर इतना मेहनत क्यों करना है कि उगाओ फिर उसको कलर का फॉर्म दो। तो फिर गांधी जी ने कहा बात तो सही है, तो अब इसका प्रोडक्शन बंद कर देना चाहिए। तो प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में सत्याग्रह किया गया था 10 अप्रैल 1917 को। फिर खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने किया, तो खेड़ा में क्या था, रेवेन्यू सिस्टम को लेके था। वहाँ पे क्या हुआ कि बहुत भारी मात्रा में क्रॉप फेलियर देखने को मिला था। जब क्रॉप फेलियर हुआ तो वहाँ पे अब ब्रिटिशर्स कह रहे थे कि हमें तो भाई कुछ नहीं पता क्रॉप फेलियर हुआ है कि क्या हुआ है, हमें तो अपना टैक्स चाहिए, हमें रेवेन्यू चाहिए। मतलब देखो कैसे इंसान है भाई, एक गरीब किसान जो उस ज़मीन से कमा रहा है खा रहा है, वो भी उस पर वो उगा ही नहीं जो उसकी रोजी रोटी कमाने का एक ज़रिया, फिर भी तुम्हें रेवेन्यू चाहिए, अरे कहाँ से दे। तो इसीलिए वहाँ पे भी जब गांधी जी गए तो वहाँ पे उन्होंने अपने सत्याग्रह मूवमेंट से इस इशू को भी सॉल्व किया खेड़ा में याद रखिएगा रेवेन्यू रिलेटेड, जो कि क्रॉप फेलियर की वजह से हुआ था। फिर 1913 में 1918 में फिर अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर के वहाँ पे वो सत्याग्रह के थ्रू वहाँ पे भी इशू कम करवाते हैं। अब यहाँ पे क्या था कि वर्कर्स जो है अपने वेजेस को बढ़ाने की मांग कर रहे थे और सरकार कह रही थी कि नहीं 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 बढ़ेगा। तो वहाँ पे गांधी जी गए, उन्होंने कहा कि नहीं ये अपना सही डिमांड कर रहे हैं, एंड देन वहाँ पे भी उनका वेजेस बढ़ जाता है। तो 3 सत्याग्रह आते ही उन्होंने सक्सेसफुल किए थे, बिहार, खेड़ा एंड अहमदाबाद, गुजरात। ठीक है, और रोलेट एक्ट 1919 में स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद से ब्लैक लॉ भी लाया गया था। ब्लैक लॉ क्या था, जब रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की गई 2 सालों तक, और 6 अप्रैल 1919 को रोलेट सत्याग्रह गांधी जी ने स्टार्ट किया। गांधी जी क्योंकि हमेशा नॉन वायलेंस पे भरोसा करते थे, तो वो सत्याग्रह ही उनका मेन प्रिंसिपल था कुछ भी एक्शन लेने के लिए। तो हड़ताल की उन्होंने, रैलीज, वर्कर्स जो थे स्ट्राइक पे थे, शॉप्स बंद करवा दी, है ना, और ये सब के थ्रू जो है वो रोलेट सत्याग्रह को अंजाम दे रहे थे, जो कि 6 अप्रैल 1919 को स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा 10 अप्रैल 1919 को मार्शल लॉ लाया गया ब्रिटिशर्स द्वारा इन सब चीज़ों को रोकने के लिए। ये जो रैलीज वर्कर्स कर रहे थे, वर्कर स्ट्राइक पे थे, शॉप्स बंद करवा दी थी, तो ब्रिटिशर्स अब कहाँ चुप बैठने वाले थे, उनको भी तो अपना एक्शन लेना था, तो उन्होंने एक्शन लिया मार्शल लॉ लाने का। फिर 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग मैसेकर होता है, सबको पता है, अमृतसर में, जहाँ पे बम वगैरह मारते हैं और जनरल ओडायर जो है ज़बरदस्ती गोली चलवा देते बिना किसी मतलब के, और फिर काफ़ी लोग मारे जाते हैं, और पूरा जलियांवाला बाग जो एक बैसाखी का मेला लगा था, पूरे खून ही खून हो जाता है और बहुत बुरा होता है वहाँ पे। तो 13 अप्रैल 1990 को फिर खिलाफत इशू आता है कलकत्ता में, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू कर। खिलाफत इशू क्या था, खिलाफत इशू 2 अली ब्रदर्स थे, उन्होंने शुरू किया था। एक ओटोमन जगह है वहाँ पे, खलीफा जो है, खलीफा मुस्लिम में बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्रेस्टिजियस कह सकते हैं स्थान माना जाता है। तो क्या कर रहे थे, उनके इंसल्ट कर रहे थे, तो दोनों अली ब्रदर्स ने एक मूवमेंट चलाया था जिसको खिलाफत मूवमेंट भी कहते हैं। तो गांधी जी ने सोचा कि यहाँ पे ठीक है, हमें देश आज़ाद करवाना है, और इंडिया क्योंकि सेक्युलर कंट्री है, तो अगर हिंदू मुस्लिम रियोट्स ना हो, अगर मैं इनका साथ दूँ, तो फिर यहाँ पे कम्युनिटी का झगड़ा वगैरह थोड़ी देर के लिए शांत होगा और हम लोग आपस में मिलके इन ब्रिटिशर्स से लड़ सकेंगे। तो गांधी जी ने खिलाफत इशू में साथ दिया, खिलाफत मूवमेंट में, और फिर उसके बाद से वैसा ही हुआ कि मुस्लिम्स भी जो थे वो इंडिपेंडेंस में अच्छे से पार्टिसिपेट करने लगे थे। फिर कलकत्ता में भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया उन्होंने, और वहाँ पे बहुत सारे जो हमारे फेमस पर्सनालिटीज़ हैं जैसे रविंद्रनाथ टैगोर वगैरह, और भी बहुत सारे जिनको ब्रिटिशर्स ने उनके काम से खुश होकर, उनके नॉलेज से खुश होकर टाइटल्स दिए थे, उन्होंने टाइटल्स को सरेंडर कर दिया, लोगों ने जॉब्स छोड़ दी। फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ, इलेक्शन बॉयकॉट किया गया 1920 में, है ना, और वॉयलेशन किया गया, जो ब्रिटिश ने रूल बनाया था उन्होंने उन सब रूल्स को वॉयलेट कर दिया गांधी जी के कहने पे। 1920 में नागपुर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट देखने को मिला था। ट्राइबल लोग भी अपने इलाके में पूरा जोर शोर से आवाज़ उठा रहे थे, ये वो। और उसके अलावा मिडिल क्लास जो थे उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेशन किया था। उन्होंने हैंडलूम टेक्सटाइल इंडस्ट्री शुरू कर दी थी हाथ से फिर से, क्योंकि इंडिया में हमेशा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा रही है, वो तो ब्रिटिशर्स इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से यहाँ पे उन्होंने बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाई थी। तो मिडिल क्लास ने हैंडलूम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया, अपने बना के खादी क्लोथ्स ज़्यादा यूज़ होने लगे। पीसेंट्स जो थे जैसे बाबा रामचंद्र, इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा इस मूवमेंट को सपोर्ट किया था। पीसेंट ने भी बहुत अपना एक अलग से कम्युनिटी बना के इस मूवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसके अलावा एवोल्यूशन ऑफ बेगर्स
रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड ज़मींदार के लिए अगेंस्ट, तो सबको ही पता है कितना बुरा हाल किया गया था, है ना। और चौरी चौरा जो कि यूपी में एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे कुछ पुलिस वालों को तो यहाँ पे वॉयलेंस हो गया था। चौरी चौरा एक डिस्ट्रिक्ट है यूपी के अंदर, तो यहाँ पे पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी और जला दिया गया था। तो गांधी जी बहुत नाराज़ हुए थे और इसी वजह से उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को भी यहाँ पे क्विट कर दिया था, रोक दिया था। दास, मोतीलाल नेहरू जैसे जो लीडर्स थे इंडिया की तरफ से, उन्होंने एक्ट 1919 के तहत स्वराज पार्टी बनाई। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जो थे वो इंडिपेंडेंट पार्टी बनाना चाहते थे। वो उसी कांग्रेस पार्टी में रह के नहीं लड़ना चाहते थे जहाँ पे जो ब्रिटिशर्स ने बनाई थी और कुछ राइट्स दिए हुए थे। ये कह रहे थे कि नहीं, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। तो लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग भी कर दी थी। और फिर सॉल्ट मार्च किया गया और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसमें सबसे सॉल्ट मार्च जो है दांडी मार्च से शुरू होता है, जो कि एक कोस्टल एरिया है। यहाँ पे गांधी जी ने क्या किया था कि सॉल्ट लॉ था, उसको तोड़ने के लिए नमक बना दिया। वहाँ पे सॉल्ट लॉ टूट गया। फिर गांधी जी ने बोला कि अब सब नमक बना के खाएंगे, क्योंकि बोला देखो कैसे लोग थे ब्रिटिशर्स, नमक पे कौन टैक्स लगाता है यार। और फिर फॉरेन क्लोथ्स को बैन किया गया, लिक्वर मतलब जो शराब वगैरह है वो नहीं लेना, ठीक है। और जो लोग सर्विस में थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कुछ खास असर नहीं दिखा पा रहा था, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को यहाँ पे बंद करना पड़ा, क्योंकि जो लोग रिज़ाइन कर देते तो फिर उनके घर पे जाहिर सी बात है कि प्रॉब्लम आ रही थी। बच्चों को स्कूल जाना था, घर में खाना पकाना था, तो अचानक से जॉब छोड़ देना। और फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट का अभी भी अच्छा खासा होल्ड था इंडिया पे, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो गांधी जी को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बंद करना पड़ा। यहाँ पे गांधी जी भी अरेस्ट हो गए थे। अब्दुल गफ़र खान जो कि पेशावर के थे, इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, इनको भी अरेस्ट कर लिया गया था। फिर गांधी इरविन पैक्ट आता है। इसमें इरविन जो है गांधी जी को कहते हैं कि आप लंदन आके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड कीजिए, वहाँ पे हम कुछ बात करेंगे इंडिया के इंडिपेंडेंस के रिलेटेड या फिर जो भी आप लोगों की मांग है, ठीक है। 1934 में एंड होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। फिर पीसेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो भी अपना यहाँ पे योगदान दिखाते हैं। गुजरात और यूपी के काफ़ी सारे पीसेंट्स आते हैं। पुअर पीसेंट्स जो हैं वो भी, जो रिच पीसेंट है वो भी हाथ मिलाते हैं। पुअर पीसेंट भी मतलब आप इतना तो समझ ही सकते हैं, रिच मतलब जिनके पास थोड़ी बहुत अपनी ज़मीन होगी, और पुअर पीसेंट जिनके पास थोड़ी ज़मीन कम होगी। इसके अलावा बिजनेस क्लास के लोग भी इसमें अपना हिस्सा देते हैं। इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास भी, नागपुर, छोटा नागपुर रीजन से भी बहुत लोग अपना सपोर्ट देते हैं। इसके अलावा इसमें सबसे मेन जो हमारा इंडिपेंडेंस मूवमेंट था, इसमें सबसे मेन ये पॉइंट थी कि इसमें वुमेंस ने भी काफ़ी हद तक, मेजॉरिटी ऑफ वुमेंस ने पार्टिसिपेट किया था। अर्बन एरिया से भी, रूरल एरिया से भी, हर जगह से वुमेंस का पार्टिसिपेशन देखने को मिला था, ठीक है। और इसके अलावा दलित्स और लोअर क्लास वुमेंस भी आई थी। मुस्लिम्स का इतना सपोर्ट नहीं था यहाँ पे। इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे हाई क्लास, हिंदूज़ को भी सपोर्ट कर रहे थे। हिंदूज़ ने भी बहुत सपोर्ट किया, इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी सपोर्ट किया। सेपरेट इलेक्ट्रोट की यहाँ पे डिमांड करने लगे थे लोग कि दलित्स के लिए, क्योंकि दलित्स को SC ST को है ना कास्ट के बेसिस पे जज किया जाता था। तो दलित्स कह रहे थे, मतलब अम्बेडकर भी इसके सपोर्ट में थे कि हिंदूज़ के लिए सेपरेट इलेक्ट्रोट लाया जाए। गांधी जी क्योंकि दलित्स को हरिजन कहते थे, वो उनको लो कास्ट नहीं समझते थे, उनको भी अच्छा इन द सेंस कि मतलब इक्वल समझते थे। उनके मन में ऐसा नहीं था कि SC ST लो कास्ट होती है कुछ भी, वो उनको हरिजन कहते थे प्यार से। लेकिन अम्बेडकर साहब भी दलित के लिए सेपरेट इलेक्ट्रोट की डिमांड कर रहे थे, पर गांधी जी इसके बिल्कुल अगेंस्ट थे। और फिर इसके लिए गांधी जी ने फास्ट एंड टू डेथ भी किया था, ठीक है। पूना पैक्ट आता है 1932 के अंदर। यहाँ पे सीट्स रिजर्वेशन की मांग की जाती है। मतलब यहाँ पे गांधी जी पूना पैक्ट 1932 के तहत यहाँ पे क्या होता है कि जो SC ST हैं, दलित लोग, उनके लिए सीट्स रिजर्वेशन की जाती है, जो आज भी चलता है। स्कूल कॉलेजेस में भी दिया जाता है। आपने सुना होगा है ना कि आप लोग जैसे SC या ST कास्ट के हैं तो कुछ रिजर्वेशन होती है, जॉब के लिए भी रिजर्वेशन होती है। मतलब उनके लिए पूना पैक्ट 1932 के तहत रिजर्वेशन सीट्स की रखी गई थी ताकि उनकी अपलिफ्टमेंट देखा जा सके। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, अब यहाँ पे कल्चरल प्रोसेस, आइडेंटिटी ऑफ इंडिया, और इसके अलावा फ्लैग, वंदे मातरम, ये सब कुछ एक बनाया गया इंडिया को सेकुलर कंट्री दिखाने के लिए, ताकि किसी ऐसा ना लगे कि जो डिफरेंट कम्युनिटी के, जैसे दलित्स भी उस टाइम पे अपने आप को इन्फीरियर समझ रहे थे कि भाई हमें हिंदू लोग कुछ नहीं समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेजोरिटी में हिंदूज और ये हाई कास्ट में जो ब्राह्मण्स वगैरह होते हैं इतना इनको अच्छा नहीं मानते थे। और मुस्लिम्स क्योंकि यहाँ पे उस टाइम पे माइनॉरिटी में थे, तो उन्हें भी डर था कि यहाँ पे हमें दबा दिया जाएगा। तो सबको एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग दिलाने के लिए ये सब ध्यान में रखा गया कि
सेम लैंग्वेज, सेम फ्लैग, सेम नेशनल एंथम, सब कुछ सबके लिए सेम होगा और सबके लिए इक्वल राइट्स भी होंगे। तो ये था पूरा नेशनलिज्म इन इंडिया। आई होप आपको क्लियर होगा, अगर होगा तो आपको पता है सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।